नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये हम लोग की एक श्रृंखला चल रही है कि रेलवे में जो भी जीके जीएस स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग इस श्रृंखला में पूरा कवर कर रहे हैं और ये तीसरा वीडियो है इस सीरीज का। अब इसमें देखिए, इसको इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी जो पेपर हुए, चाहे वो आरआरबी जेई के हों, चाहे टेक्नीशियन के हों, चाहे एलपी के हों, चाहे आरपीएफएसआई का पेपर हो, बहुत सारे क्वेश्चन आईजीटी रिपीट हो गए, सेम क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको लेवल का पता चल जाएगा किस लेवल का पढ़ाई हमें करना है। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर बैकबोन है। जिस तरीके से हम लोगों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर होता है। आप अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करके आएंगे, पेपर में एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो चलिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किस तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, किस तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो तारीख है 26 नवंबर 1949। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। देखिए, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है 26 नवंबर। इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, संविधान दिवस, संविधान दिवस। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? स्पेशल डेट इसमें क्या हो जाएगा? 26 जनवरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ। ठीक है, देखिए इसके पीछे इतिहास में पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है, 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है और जिसमें अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है और ये भी डिसाइड होता है कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। पहली बार 1930 में मनाया गया। ठीक है, 1930 में पहली बार मनाया गया, उसके बाद लगातार मनाते हुए आ रहे थे। लेकिन आज़ादी मिली हम लोग को 15 अगस्त 1947 को। तो इस डेट को यादगार बनाए रखने के लिए संविधान को लागू कब किया गया? 26/1/1950, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, मसौदा समिति को क्या कहा जाता है? और प्रारूप समिति भी बोल दिया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो किस प्लान के अंतर्गत हुआ था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, पहली बैठक जो होती है संविधान सभा की
वो 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, यह अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे। ठीक है, और वहीं पे अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुनाव होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव होता है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। डेट भी पूछ लेता आपसे तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। फिर 11 को बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। और 13 दिसंबर की जो बैठक होती है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को कौन प्रस्तुत करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक 11, 9, 11, 13, 2 का अंतर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था? या कह लीजिए भारतीय संविधान के कितने भाग थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाग। ठीक है, 22 भाग था। अगर जो अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद था। अनुसूचियों की संख्या आपसे पूछ लेता है तो अनुसूचियां 8 थी। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, तो 1946, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो सेम क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन राष्ट्रीय प्रतीक भी अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि? भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। देखिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे आज मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है, ना कि पहले जैसे राजा का लड़का राजा बन जाता था। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, इसीलिए भारत का संविधान क्या है? गणतांत्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? आंसर देखिए, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है,
राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। परोक्ष समझ रहे हैं ना, एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट होता है और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। अब देखिए, राज्य का प्रमुख से तात्पर्य किसका है? राष्ट्रपति महोदय से है। तो राष्ट्रपति महोदय का डायरेक्ट चुनाव तो होता नहीं है, यानी जनता जिनको चुनती है वो उनको चुनते हैं, ठीक है, इसलिए उसको परोक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है थी? भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से, ठीक है। कहाँ से? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसको कहते हैं। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है? तो किस सन की बात है? सन 1950। सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 8, ठीक है। भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जनवरी 1972 को किसका गठन किया गया था, ठीक है, यानी किस राज्य का गठन किया गया था? 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का। मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम जो है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो 1967, ठीक है, 1967, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है, ठीक है? तो अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? यानी राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो अनुच्छेद 356, ठीक है। इसी के साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है,
एक तो 352 और ये तो हो ही गया 356 और 360, ये एक साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात है। और 356 आप लोगों ने देखा ही, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 में जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। तो 352, 356, 360, 4-4 का अंतराल है, ठीक है, 4-4 का अंतराल है। तो ये तीनों अनुच्छेद एक साथ याद करके चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो इंडियन समुदाय। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित, प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 66, 66, आर्टिकल 66। अगर जो चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात्श्रम से के रोकथाम से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आर्टिकल 23। अब ये देखिए, पहले होता क्या था, लोग ज़बरदस्ती काम करवाते थे अपना, ठीक है, और बदले में उनको सैलरी वगैरह कुछ नहीं देते थे, जिसको बेगारी बोला जाता था। तो उन सबको निषेध किया गया है, रोकथाम किया गया है उसका अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मूवी में दिखाता भी है कि ये जो मानव के यातायात का मामला है, ठीक है, कि पता लगे कहीं से ला के कहीं पे इंसान को, जिनको गुलाम बोला जाता था, ठीक है, वो बेचा जाता था पहले। तो ये सारी चीज़ें अब रोक दी गई हैं संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है, ठीक है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से। जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त उसमें 14 भाषा था, अभी वर्तमान में जो है टोटल 22 भाषा है उसमें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किसके बारे में है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी,
दल बदल से संबंधित है, ठीक है, दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची। देखिए पहले भी बताया हूँ कि संविधान जब लागू हुआ था तो टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 थी। बाद में जो है 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई इसमें, तो टोटल जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19(1) के तहत, ठीक है, आर्टिकल 19(1) के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 164। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका होता है, वहाँ पे सांसद का चुनाव होता है, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। अब उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करता है। इसी तरीके से राज्य में राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ चुनाव किसका होता है, एमएलए का होता है, विधायक का होता है, ठीक है। तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त करता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21(a), अनुच्छेद 21(a) में, ठीक है। ये कब जोड़ा गया, तो ये 6वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है इसको, तो 6वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। उसी के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21(a) में, ठीक है, जो कि एक मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वीटो की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100, ठीक है, अनुच्छेद 100 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है, ठीक है, बजट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुसूची, ठीक है, प्रथम अनुसूची। देखिए शेड्यूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 के 12 आपके टिक पर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये रशियन क्रांति यानी जो रूस की क्रांति हुई थी वहाँ से, ठीक है, समाजवाद शब्द
लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से से परिलक्षित होती है? ठीक है, तो ये हिस्से होगा। ठीक है, हिस्से से परिलक्षित होती है, तो प्रस्तावना से, प्रियम्बल से। ठीक है, कहाँ से? प्रस्तावना से। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? ठीक है, आदर्शों होगा, आदर्शों को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। ठीक है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता के बारे में। क्या हो जाएगा? नागरिकता के बारे में भाग 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता अधिनियम 1955 से। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अगर जो बात की जाए ये कहाँ से लिया गया, तो अभी पहले ही क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, यूएसए से, अमेरिका से। ये भाग 3 से संबंधित तो है ही है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है ये। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आय क्या है? भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमत आय क्या है, यानी कम से कम कितना वर्ष होना चाहिए? तो 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। और हम लोगों ने देखा अनुच्छेद जो 24 है, आर्टिकल 24, इसी से संबंधित है अनुच्छेद 24, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप रिस्की प्लेस पे नहीं रख सकते, खदान वगैरह में जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, काम नहीं करा सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। ठीक है, भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स जिसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्यों का है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का है, जो कि कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से, यानी सोवियत संघ से लिया गया है। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का में 51 अनुच्छेद ए में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है किस भाग से संबंधित है, किस पार्ट से संबंधित है, तो 4 का में। ठीक है, या 4A कह लीजिए। ठीक है, देखिए, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2010 में। कब शामिल किया गया? अप्रैल 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर जो बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको भाग 4 का 51A में इसको जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में भी जाना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये डीपीएसपी से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक है। अगर जो बात की जाए समान नागरिक संहिता की, तो ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 44 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग 4। ठीक है, भाग 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर जो अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 50। ठीक है, आर्टिकल का बात किया जाए तो आर्टिकल 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किस में किया गया है? अनुच्छेद 50 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। ठीक है, भाग 4 जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो अब देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी तो पहले राष्ट्रपति थे ना भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनके बाद कौन आया? तो यस राधाकृष्णन। ठीक है, यस राधाकृष्णन। अब ये देखिए, यस राधाकृष्णन कौन थे? ये पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे?
यस राधा कृष्णन हो जाएंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, तो अगर जो राज्यसभा का पहला सभापति पूछा जाएगा तब भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस राधा कृष्णन ही हो जाएंगे, ठीक है। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में नामित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के समक्ष, ठीक है, लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला नागरिक होता है, तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का पहला नागरिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा रहा। अगर जो प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, ठीक है। अब देखिए, बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, संविधान सभा के अध्यक्ष, अगर जो संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को नियुक्त किया गया था, अस्थाई अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। क्योंकि देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें जो है अस्थाई अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक। अब ये किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1, 2, 3 अनुच्छेद 123, ठीक है, 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम कितना होना चाहिए, 35 ईयर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर जो वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होते हैं। लेकिन अगर जो संवैधानिक प्रमुख की बात की जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय हो जाएंगे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति
उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु ना पूरी कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 66। ठीक है, अनुच्छेद 66 के अनुसार अगर जो उपराष्ट्रपति बनना है किसी को, तो पहला कंडीशन क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखना होता है। ठीक है, जो रखता है उसी का वो ही बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ की थी? बिहार की। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक ना करने की शक्ति। जब तक राष्ट्रपति बिल पे सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून बन नहीं सकता है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास उसको रख सकता है, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करेगा। तो इसी को क्या बोला जाता है? पॉकेट वीटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? भारतीय गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगर जो बात किया जाए तो वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपात से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष की आयु पूरी हो। अब चाहे राष्ट्रपति बनना हो चाहे उपराष्ट्रपति बनना हो, दोनों में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, दोनों के लिए क्या है? 5 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो चाहे चुनाव राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो, अगर जो कोई विवाद होता है तो विवाद निर्णय कौन लेगा? उच्चतम न्यायालय लेगा, सुप्रीम कोर्ट लेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? ठीक है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो 1968, 1968। ठीक है, 1968 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थगन। स्थगन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने का हो सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने का हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए दो सत्रों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामनंदन समिति। रामनंदन समिति। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर जो बात की जाए तो इनको लौह पुरुष कहा जाता था। लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के बिस्मार्क के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है इनको। पहले गृह मंत्री थे देश के और पहले उप प्रधानमंत्री तो थे ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है संसद की मंजूरी से। ठीक है, संसद की मंजूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, भारत की समेकित निधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। ठीक है, कब लागू हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले उपराष्ट्रपति बने होंगे वही जो है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर
यस राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर यस राधाकृष्णन। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो डॉक्टर यस राधाकृष्णन पहले अध्यक्ष हो जाएंगे राज्यसभा के। अगर जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो जीबी मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर हो जाएंगे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। वहीं अगर जो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का होता है 25 वर्ष, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनते कहाँ से हैं? लोकसभा से भी बन सकते हैं, राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह, देखिए मैं अभी जिक्र कर रहा था, सेम क्वेश्चन आ भी गया। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है। कहाँ का? राज्यसभा का सदस्य। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन यदि राज्यसभा से रहेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा तो उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष, ठीक है। 6 साल का होता है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, इसीलिए इसको अस्थाई सदन भी बोला जाता है, ठीक है। अस्थाई सदन भी बोला जाता है और इसी को उच्च सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन, उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए सेम क्वेश्चन जो अभी मैं चर्चा कर रहा था वो क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, वहीं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उसके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि है। सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उसके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि क्या है? 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, ठीक है। वहीं राज्यसभा के लिए कितना होता है? 30 वर्ष होता है। अगर जो राष्ट्रपति बनना हो या उपराष्ट्रपति बनना हो तो 35 साल का होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। वहीं अगर जो राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष होती है, ठीक है, 6 वर्ष, ठीक है, राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
गणेश मावलंकर, ठीक है, गणेश मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 530, ठीक है, 530 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वां भाग, ठीक है, 10वां भाग होता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं इस सेशन का समापन। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको अच्छा लगा है, तो जाहिर सी बात है अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।